वेलकम टू मुदगल टेक। मेरा नाम है अचल। ये है हमारी प्लेसमेंट सीरीज। इस सीरीज में हम जावा लैंग्वेज की मदद से बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यदि आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपकी काफी मदद करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो यदि हम ह्यूमंस को आपस में बातचीत करनी होती है तो उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम आवश्यक होता है। तो वो मीडियम हमारे पास होती है हमारी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या फिर कोई भी अपनी एक लैंग्वेज जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की समझ सके। इसी के तरीके से अगर हमको कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है या फिर उसको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है या फिर उसको कोई कमांड देनी है तो वहां पर रिक्वायरमेंट आती है हमें एक मीडियम की, यानी कि ह्यूमन को उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो वो मीडियम है उसकी लैंग्वेज जो एक कंप्यूटर समझता है, जो कि है बाइनरी 0-1 की फॉर्म। तो 0-1 की फॉर्म आखिर है क्या? तो यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक बाइनरी कोड होता क्या है। बाइनरी कोड एक ऐसी कोड है जिसमें केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, यानी कि 0 और 1। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल A, इसको हमने आस्काई में एक वैल्यू दे रखी है 065, जहां पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर बाइनरी में तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है 0 1 0 0 0 0 0 और 1। अब ये बाइनरी कोड आया कहां से? देखिए, आस्काई वैल्यू जो है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा हुआ है यहाँ पर। तो ये कन्वर्जन जो है इसका एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी कन्वर्जन। तो वो ये आपका होमवर्क है कि आपको समझना होगा कि एक बाइनरी कन्वर्जन होता कैसे है। काफी ही सिंपल ट्रिक होती है और इसको समझने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना। अगर नहीं समझ आता है तो बताइएगा, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। अगली बात ये समझते हैं कि आखिर आस्काई कोड है क्या। तो आस्काई कोड में आस्काई की फुल फॉर्म ये है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया कोडिंग में जहां पर हर एक वर्ड के लिए कुछ कोड्स डिफाइन किए गए, जैसे कि कैपिटल A से कैपिटल Z तक 65 to 90, यानी कि कैपिटल A का जो कोड है वो 65 है, कैपिटल B का जो कोड होगा वो 66 होगा। इसी तरीके से कैपिटल Y का जो कोड है वो 89 होगा और Z का यहाँ पर कोड है 90। इसी प्रकार से कैपिटल A से स्मॉल Z तक के कोड 97 से 122 के बीच में। हमारे जो नंबर्स हैं, यानी कि 0 to 9, जिनसे हम किसी भी तरीके का नंबर फॉर्म कर सकते हैं, उनको भी हमने डिफाइन करा 048, यानी कि 48 से 57 के बीच। इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक @ डॉलर का सिंबल, अंडरस्कोर एंड मैनी अदर्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको @ का कोड बताया, ये है 064। अब इन कोड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बेसिक 3 चीजों के कोड्स को जरूर याद रखिएगा कि ये कितने बीच में रहते हैं। प्रोग्रामिंग में इनकी मदद से आप काफी कुछ आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है। पर्टिकुलरली हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। द नंबर 1 पार्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड द अदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब ये समझते हैं कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो मशीन डिपेंडेंट होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड हमने लिखा होता है उसको हम उस मशीन के अलावा किसी और मशीन पर नहीं चला सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं कि जैसे कि अगर मैंने अपने पीसी पर, अपने कंप्यूटर पर किसी कोड को लिखा, अब मैं उस कोड को आपके कंप्यूटर में नहीं चला सकता। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से इनका कोड एक बार लिखकर काफी जगह पर अलग अलग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टीपल अलग अलग डिवाइसेस पर चलाया जा सकता है। साथ में ये काफी फास्ट प्रोसेस करती हैं, जो कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। इनका फास्ट प्रोसेस करने का रीजन ये है कि इसमें मेनली हम 0 और 1 यूज करते हैं, यानी कि 0-1 बाइनरी फॉर्म यूज करते हैं, जो कि जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर है, उसमें बहुत ही तेज एग्जीक्यूट होती है, इसलिए ये काफी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड। साथ ही में हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। उसका कारण ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, और फिर उसको हम
कन्वर्ट करते हैं हमारी बाइनरी लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में, जो कि फिर मशीन को दी जाती है। इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड जो है इसकी काफ़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में लो लेवल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, यानी कि जब आप कोड करने जाते हैं, यानी कि आप कोड करते हैं, तब आपको 0-1 की फॉर्म में पूरा कोड लिखना होता है। यानी कि यदि आपको अपना नाम भी केवल प्रिंट कराना हो तो आपको 0-1 की फॉर्म में काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ जाएगा। लेकिन हाई लेवल के केस में ये काफ़ी सरल रहता है, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट कोड करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर चुके हैं, जो कि है टाइम टू कोड, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में हम कोड लिखते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमारी लो लेवल लैंग्वेज को लिखने में। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको लिखने में काफ़ी कम समय लगता है। उसका कारण यही है कि हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज, जो बाइनरी कोड में लिखते थे हम। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम अभी आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ ही में हाई लेवल के एग्जाम्पल हैं सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, जो कि हम इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में पढ़ने वाले हैं, पाइथन और कई अन्य भाषाएं जो इस समय हमारे बीच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतिहास क्या रहा है। ये सभी चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानने की जरूर कोशिश करता है कि आपने जो चीज़ सीखी है उसको आप कितने हद तक उसके बेसिस को समझते हैं, उसके बेस को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो हाई लेवल हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि 1940 में हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो कि थी बाइनरी लैंग्वेज। फिर 1950 में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई हमारे सामने। फिर 1950 के बाद 1957 में फोर्ट्रन आई। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई और लैंग्वेज नहीं आई। देखिए, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आई, लेकिन ये कुछ वो लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुई और जिनके बारे में मैं आपको बताना सही समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1958 यानी 1958 में लिस्प लैंग्वेज हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1962 में सिमला नाम की एक लैंग्वेज हमारे बीच आई। साथ ही में बेसिक नाम की एक लैंग्वेज 1964 में हमें इंट्रोड्यूस की गई। यहाँ हम जरा एक चीज़ समझते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज आखिर थी क्या। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज वही थी जिसमें हम ट्रेडिशनली 0-1 की फॉर्म में हमारी कोडिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या थी? देखिए, असेंबली लैंग्वेज में क्या किया हमने कुछ शॉर्टकट बनाए, जैसे कि हमको लिखना है मूव, MOVE, किसी चीज़ को मूव करने की कमांड देनी है, तो वहाँ पे हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया MOV, और शॉर्ट फॉर्म का कोड जो है हमने मशीन में पहले से डाल दिया। इसी के साथ हमने कॉपी का भी शॉर्ट फॉर्म बना दिया CP, जिससे अंग्रेजी लैंग्वेज को लिखना तो आसान हो गया, क्योंकि अब हमें 0-1 की जगह पर कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन वो वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए ये भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन अब इसमें क्या था कि हमने एक असेंबलर का इस्तेमाल कर रखा था, जिसमें हमने ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स के 0-1 फॉर्म पहले से स्टोर कर रखे थे। तो जब हम इसको ये कोड प्रोवाइड कराते थे असेंबलर, तो वो उसको प्रोसेस करता था, यानी कि उस पर कार्य करता था, और उसके बाद वो उसे कंप्यूटर को वापस भेजता था, जहाँ से कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाता था। उसके बाद फोर्ट्रन जो लैंग्वेज है हमारी 1957 की, ये लैंग्वेज ने काफ़ी कुछ बदला, क्योंकि इसके अंदर कंपाइलर था। अब कंपाइलर क्या होता है? जो हमारा कोड होता है उसको वो चेक करता है कि उसमें किसी भी तरीके का सिंटैक्स, यानी कि लिखने की विधि में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर सिमेंटिक या फिर किसी भी ऐसी गलती तो नहीं है जो काफ़ी आप ये कह सकते हो कि अल्फ़ाबेट्स में गलती हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। अब आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री में कंटिन्यू करते हैं कि आखिर 1969 में हुआ क्या। तो 1969 में केन थॉमसन नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर डिजाइनर थे। इनका नाम याद रखिएगा। इस व्यक्ति ने ही प्रोग्रामिंग को एक अलग स्तर पर पहुंचाया। तो इनके मन में आया, क्यों ना मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। तो इनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इनको समझ आ गया कि इन्हें उस चीज़ को बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने 1970 एक साल कार्य किया और 1970 में एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया बी लैंग्वेज। लेकिन जब उन्होंने उससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया, बनाया, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया टेस्टिंग के दौरान। तो काफ़ी निराशाजनक रहा। लेकिन इनके मित्र थे जो कि 1972 में इनके साथ आए, जिनका नाम था डेनिस रिची। ये अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, काफ़ी ही प्रसिद्ध व्यक्ति। आज भी इनका नाम काफ़ी ही सुर्खियों में रहता है। तो इन्होंने क्या किया, क्यों ना मैं अपने दोस्त की मदद करूं, और इन्होंने फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज लिखी जिसका नाम इन्होंने सी रखा। सी रखने का जो कारण था वो ये था कि ये इस बी लैंग्वेज के तुरंत बाद आई थी, तो इन्होंने इसका नाम सी लैंग्वेज रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा और जी हाँ, इस बार ये सफल रहे।
और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने नाम दिया यूनिक्स। तो ये था हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे पास सी लैंग्वेज की मदद से आया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जाते हैं कि जावा आगे कैसे आई। तो 1991 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स गॉसलिन। इस व्यक्ति का भी नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही जावा क्रिएट की, जावा को बनाने वाले, जावा के आविष्कारक व्यक्ति हैं ये जेम्स गॉसलिन, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एक कंपनी में, जिस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम के ये कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक लैंग्वेज क्रिएट की जिसको इन्होंने शुरुआती समय में ओक का नाम दिया। यहाँ ओक जो नाम इन्होंने दिया था वो उसका कारण ये था कि इनके ऑफिस के सामने एक ओक का पेड़ था, यानी कि ओक का ट्री था। उसके बाद इनका जो लैंग्वेज को लिखने का टारगेट था वो टारगेट ये था कि जो प्रोग्राम है इनका वो मल्टीपल डिवाइसेस पे चल सके और रिलायबल हो, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाओ और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे इस्तेमाल करो। अब जब लैंग्वेज बन गई तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसे पेटेंट कराया जाए। तो पेटेंट कराने के लिए जब ये पेटेंट ऑफिस गए तो वहां इनको पता चला कि जो ये ओक है ये तो पहले से ही नाम पेटेंट है। तो काफी निराश हुए और इन्होंने निराशा में सोचा क्यों ना कॉफी पी जाए। तो ये गए एक रेस्टोरेंट के अंदर और वहां जाके इन्होंने अपने लिए एक कप कॉफी ऑर्डर की। तो कॉफी पीते पीते इन्होंने वहां पूछा कि कॉफी में जो बीन्स है वो आखिर उन बीन्स का नाम क्या है। तो इनको वहां पता चला कि उनका नाम जावा है। तो इनके दिमाग में बस ये आया कि इसका नाम जावा है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया क्योंकि ये कॉफी पीते वक्त इनको समझ आया था। तो इन्होंने उसका जो लोगो है वो भी कुछ इसी तरीके से कॉफी मग का बना दिया और काफी इंटरेस्टिंग लोगो हमें देखने को मिला। और उसके बाद 1995 में इन्होंने अपना जावा का, यानी कि सन माइक्रोसिस्टम की अंडर में जावा का पहला रिलीज निकाला जिसमें जावा 1.0 था, जो कि पहली पब्लिक रिलीज थी हम लोगों के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद जावा में काफी सारे विकास हुए और विकास होते होते 2010 में एक चीज बदलाव हुई। वो बदलाव ये हुआ कि हमारे सामने आई ओरेकल कंपनी ने 2010 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी जिसमें ये जावा क्रिएट हुई थी उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, यानी कि उस कंपनी की ओनरशिप ले ली और उसमें उसकी वजह से अब जावा ओरेकल को बिलोंग करती है। इसके साथ उसने इस समय प्रेजेंट में हमारे पास जावा का जो रिलीज है वो है जावा SE14, जो कि हाल ही में मार्च 17 2020 को रिलीज किया गया। अब अगला जो रिलीज है जो कि है जावा SE15, वो सितंबर 2020 में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जावा हमारे कंप्यूटर में, यानी कि हमारे डिवाइस पर काम कैसे करती है। तो देखिए ये आपका डिवाइस है, इस डिवाइस को आप देख ही सकते हैं। इस डिवाइस में सबसे पहले हम डालते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट आखिर होती क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जावा ने अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज, अपने सारे के सारे पैकेजेस और सारी की सारी एक्सटर्नल सोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहती हैं वो सब डाल रखी हैं। अब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर आखिर होता क्या क्या है? तो इसके अंदर हमें मिलती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये वो चीज है जिसकी वजह से हम जावा के प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर रन कर पाते हैं, प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स जिसमें काफी सारे पैकेजेस हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही में JRE के अंदर हमें देखने को मिलती है जावा वर्चुअल मशीन। ये वही चीज है जिसकी वजह से हम ये बोल पा रहे हैं कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में हम अपने जावा प्रोग्राम को अपनी डिवाइस पर रन कर रहे हैं। तो JVM ही रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्रोग्राम को हमारे डिवाइस के ऊपर रन करने के लिए। साथ ही में हमें देखने को मिल जाती है कुछ लाइब्रेरी फाइल्स। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक की पॉइंट आपको याद रखने में मदद करेगा कि आप किस तरीके से ये याद रख पाएंगे अपने इंटरव्यू के समय पे कि आखिर जावा में कैसे वर्क होता है। तो हम डिवाइस में डालते हैं अपनी JDK। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काफी मदद करेगा। JDK डालते हैं, JDK के अंदर होता है, ये फॉर्मूला टाइप है JRE प्लस डेवलपमेंट टूल। JRE के अंदर होता है आपका JVM प्लस लाइब्रेरी फाइल्स। तो ये एक तरीके से पूरा सिस्टम है जो कि हमारी कंप्लीट जावा में इस्तेमाल होता है। अब जावा को इस्तेमाल करने से पहले कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जान लेते हैं जावा के बारे में कि हम अपने सिस्टम पर जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अब आपके सामने आएगी जावा इंस्टॉलेशन की वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जावा कार्य कैसे करती है हमारे पीसी में। तो जावा कार्य करने का कुछ इस तरीके का प्रोसेस है कि हमारे पीसी के अंदर हमें कुछ फेजेस चलाने पड़ते हैं जावा के, यानी कि जावा कुछ अलग अलग स्तर पर कार्य करती है और वो आखिर में जाके हमें हमारा
जो आउटकम है, यानी कि हमें जो आउटकम चाहिए वो देती है। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है यहाँ पे हमारा कोड, यानी कि हम जावा लैंग्वेज में की सहायता से अपना कोड लिखते हैं। उस कोड को हम कंपाइलर में भेजते हैं। कंपाइलर एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जावा जेडीके के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। उस जेडीके के अंदर के सॉफ्टवेयर में, कंपाइलर में हमारा जो कोड है उसका सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स ढूंढे जाते हैं। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं? इस सिंटैक्स में ये होता है कि जो लिखने की विधि है, आपने उस विधि यानी कि द फॉर्म ऑफ राइटिंग द कोड वो गलत तो नहीं है, वो चेक होता है। सिमेंटिक यानी कि छोटी मोटी एरर्स, यानी कि कहीं पर आपने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया हो या फिर आपने किसी कोड में कोई ऐसी मिस्टेक कर दी हो जो कि इजीली नहीं होती। आप बेसिक लेवल की जो गलतियां करते हैं कोड में, वो सभी चीजें कंपाइलर आपको बता देता है। जब कंपाइलर का फेज कंप्लीट होता है और आपका कोड पूरी तरह से सही होता है, तो वो उसको एक बाइट कोड के अंदर तीसरे पायदान पर यानी कि तीसरे स्टेप में आकर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड एक इरिवर्सिबल होता है, ये प्रॉपर्टी है बाइट कोड की, इसे याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग में जब आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि बाइट कोड रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि बाइट कोड से आप अपने मेन कोड को नहीं बना सकते। यानी कि यदि आपने किसी को अपना बाइट कोड दिया है तो वो ये नहीं पता कर पाएगा कि आपने मेन कोड कैसा लिखा था या फिर क्या लिखा था। आगे बढ़ते हैं। बाइट कोड जो है वो जाता है अब इंटरप्रेटर के अंदर। इंटरप्रेटर क्या करता है? उसको लाइन बाय लाइन रन करता है और लाइन बाय लाइन रन करके उसकी आखिरी फेज में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, यानी EXE, जो कि हम अपने पीसी पर या फिर अगर मोबाइल में ऐप चलाते हैं तो उस पर अपलोड करते हैं, यानी कि APK फाइल या फिर EXE फाइल। तो हमें एंड में मिलती है हमारी EXE फाइल। अभी यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। काफी बेसिक डिफरेंस है ये चीजें। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान, तो आपको ये चीज जरूर पता करनी है। काफी बेसिक है, आप इसको सर्च करिएगा, आंसर पता करिएगा और समझने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर डालिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या फीचर्स है हमारी जावा के। तो जावा के फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर हमें देखने को मिलता है वो है कि ये इजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सिंपल इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि इसमें हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ही सरल तरीके से हम अपने कोड को लिख पाते हैं। साथ में ये कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का काम यूज होता है। तो ये इसकी एक काफ़ी अच्छी भूमि है। इसकी वजह से जो हमारा कोड है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और उसमें गलती की आशंकाएं काफ़ी कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हमें जावा के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने कुछ स्पेस अपने जावा के अंदर इस्तेमाल किया, मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो कैसे करते हैं आप आगे जाके सीखेंगे, तो और उसमें वैल्यू नहीं दी, तो उसके लिए जो आपने बेस वैल्यू ले रखी है यानी कि जगह ले रखी है, उस जगह को ये काफ़ी ही अच्छी तरीके से अपने आप हटा देगा या फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। तो उसमें आपको खुद सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छी खूबी है जावा की, जिसकी वजह से जावा इतनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। साथ ही में इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स यानी कि लिखने की विधि, वो C प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग जो इससे पहले आई थी उनसे काफ़ी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसको सीखना आसान हो जाता है और ये उन प्रोग्रामर्स को भी अपनी ओर रुझान बढ़वाता है जो कि पहले से C या C++ पर कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट रहती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट का मतलब क्या है? इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनका इस्तेमाल होता है। अब इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लेसमेंट्स को लेकर, और ये भी कह सकते हैं कि जावा की जो हार्ट है वो ये ऊप्स है। तो ऊप्स के बिना जावा हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसको आगे जाकर जरूर पढ़ेंगे। That's it for today guys. Hope you liked the video. Don't forget to comment your queries and feedback. Till then, stay safe, stay home, keep learning.